हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपनी इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड अपनी सवालों की सीरीज को शुरू कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। अब इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे सर कि ये सवाल ऑलरेडी हमसे एक बार बोर्ड एग्जाम में साल 2015 में पूछा जा चुका है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है सर। यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स a, माइनस a, माइनस a एंड माइनस √3a, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है सवाल सर? तो सवाल ने हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और इसकी मदद से मुझे यह साबित करना है कि इन 3 पॉइंट से आने वाला जो ट्रायंगल होगा वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और इसके बाद मुझे अपने ट्रायंगल का एरिया भी कैलकुलेट करना है। सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी बोलूंगा उन लफ्जों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है यहां पे। तो सवाल ने हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद मुझे यह साबित करना है कि इन 3 पॉइंट की मदद से आने वाला जो ट्रायंगल होगा वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। और यह साबित करने के बाद मुझे अपने ट्रायंगल का एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो सवाल की कहानी सभी को क्लियर हुई क्या? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो अगर सवाल की कहानी क्लियर है तो अब सॉल्यूशन पे सोचना स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है? क्योंकि इसके सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स 2 ग्रुप में बट जाएंगे। जो एक ग्रुप रहेगा सर स्टूडेंट्स का, वो कहेगा कि सर सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि सबसे पहले हम यह साबित करेंगे कि इन 3 पॉइंट की मदद से आने वाला जो ज्योमेट्रिकल फिगर होगा वो एक ट्रायंगल होगा। यानी सबसे पहले हम यह साबित करेंगे सर कि इन 3 पॉइंट की मदद से आने वाला जो ज्योमेट्रिकल फिगर होगा वो एक ट्रायंगल होगा। एक बार हमने ट्रायंगल साबित कर दिया, उसके बाद यह साबित करेंगे कि हमारा ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। उसके बाद अपने ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप इस सवाल के लिए यह वाला सॉल्यूशन सोचेगा। अब देखो, जो दूसरा ग्रुप रहेगा वो क्या सॉल्यूशन सोचेगा? दूसरा ग्रुप कहेगा कि भैया तुम लोगों को दिमाग नहीं है। क्यों दिमाग नहीं है? वो कहेगा तुमने सवाल ध्यान से नहीं सुना था। अगर तुमने सवाल को ध्यान से सुना होता तो सवाल ने यहां पे इनडायरेक्टली हमें ऑलरेडी बता दिया है कि इन 3 पॉइंट की मदद से आने वाला ज्योमेट्रिकल फिगर एक ट्रायंगल होगा। सवाल ने इनडायरेक्टली ऑलरेडी बता दिया है कि इन 3 पॉइंट की मदद से आने वाला जो ज्योमेट्रिकल फिगर होगा वो एक ट्रायंगल होगा। यानी कि आपको ट्रायंगल साबित करने के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यह साबित कर देना है कि आपका ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। उसके बाद आपको अपने ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेना है। तो एक ग्रुप यह अप्रोच सोचेगा, एक ग्रुप यह अप्रोच सोचेगा। मुद्दा यह है कि दोनों में से कौन से ग्रुप के स्टूडेंट सही सोच रहे हैं। अब आप बताइए, आप इन दोनों में से किस ग्रुप में? तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए सर कि हमें इस ग्रुप में रहना है। ये वाला ग्रुप ठीक से सवाल को नहीं सुना है। इस ग्रुप ने सवाल को सुनने में थोड़ी सी गलती की है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए सवाल बताते वक्त शुरुआत में मैंने आपको कहा था सवाल को ध्यान से सुनना। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल आपको यह बोल रहा है यहां पे कि सवाल ने आपको इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद आपको यह साबित करना है कि इन 3 पॉइंट की मदद से आने वाला जो ट्रायंगल होगा वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा।
यानी कि यहां पे सवाल जिस तरीके से बात कर रहा है उससे मुझे ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि मुझे अपने ज्योमेट्रिकल फिगर को ट्रायंगल साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सवाल ने इनडायरेक्टली ऑलरेडी बता दिया है कि यहां से आने वाला ज्योमेट्रिकल फिगर एक ट्रायंगल होगा। हमें सिर्फ इस चीज के लिए मेहनत करनी है कि हमें अपने इस ट्रायंगल को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल साबित करना है, उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी सर। सवाल से क्लियर हो रहा है कि ये अप्रोच सही अप्रोच रहेगा। इस बात को कॉपी पे पहले नोट डाउन कर लो और बिल्कुल इसी तरीके से नोट डाउन कर लेना जैसे बोर्ड पे मैंने बनाया। क्लियर हो गया सर? तो यहां पे मुझे प्रॉपर अप्रोच बहुत अच्छे से क्लियर है कि मुझे इन 3 पॉइंट की मदद से आने वाले ज्योमेट्रिकल फिगर को ट्रायंगल साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सवाल ने इनडायरेक्टली बता दिया है कि इन 3 पॉइंट की मदद से आने वाला ज्योमेट्रिकल फिगर होगा एक ट्रायंगल। हमें तो अपने ट्रायंगल को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल साबित करना है, उसी के लिए मेहनत करनी है। तो ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे साबित करेंगे, अब ध्यान से यहां पे कहानी को सुनिएगा। पहले डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। अब सवाल पढ़ने के बाद क्लियर हो रहा है सर कि हमारा ट्रायंगल आगे जाके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल साबित हो जाएगा। अब चूंकि आगे जाके सॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद हमारा ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल साबित होने वाला है, तो पहले से ही जो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे वो इक्विलैटरल की तरह दिखने वाला ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो पहले से ही हमने एक इक्विलैटरल की तरह दिखने वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है सर। अब आपके ट्रायंगल को किस वर्टेक्स को कौन सा कोऑर्डिनेट मानना है ये प्योरली आपकी मर्जी है। क्या मैंने बोला? मैंने बोला सर कि आपके इस अज्यूम ट्रायंगल में किस वर्टेक्स को कौन सा कोऑर्डिनेट असाइन करना है प्योरली आपकी मर्जी है। अब जिस भी वर्टेक्स को चाहो अपने मर्जी का कोऑर्डिनेट असाइन कर सकते हो इन तीनों में से। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली अपने ट्रायंगल के ऊपर वाले वर्टेक्स को मैं a, बोल देता हूं सर। इस वाले लेफ्ट वाले वर्टेक्स को -a, बोल देता हूं और राइट मोस्ट वाले वर्टेक्स को -√3a, √3a बोल देता हूं। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब जब इंसान का नाम होता है तो ट्रायंगल का भी तो नाम होगा। मैंने आपको हर बार बोला है सर कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बिना नामकरण के अधूरा है, तो इसका भी नामकरण करेंगे। तो क्या नामकरण करना है प्योरली आपकी मर्जी है। आप PQR नाम रख लो, XYZ रख लो, ABC रख लो, प्योरली आपकी मर्जी। मान लो मैं ज्यादा पॉपुलर वाला नाम ABC ही रख लेता हूं सर। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब एक बार डायग्राम कंप्लीट कर लिया है तो अब यहां पे सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहानी को ध्यान सुनिएगा कैसे सोचेंगे। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं सर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या मेन प्रॉपर्टी जानते हो, तो कहोगे सर इक्विलैटरल ट्रायंगल की 2 ही मेन प्रॉपर्टी होती है, एक साइड वाली एक एंगल वाली। क्या क्या होती है सर? तो जो साइड वाली इक्विलैटरल ट्रायंगल की मेन प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। और जो एंगल वाली इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे और हर इंटीरियर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर होगी। यानी कि अगर मुझे एक ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल साबित करना है सर, तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी में से किसी एक चीज को साबित कर देंगे। अब मुद्दा यह है एंगल वाले रास्ते से चलें या साइड वाले रास्ते से। तो तुरंत आपको दिमाग में हिट करना चाहिए कि प्रिंस सर ने बताया था कि क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिलेबस के हिसाब से हमें रेयरली इस चैप्टर में कोई ऐसा कंसेप्ट पढ़ना है जो कि एंगल की कहानी तक ले जाए। बस ये जैसे रिकॉल करोगे तुरंत क्लियर हो जाएगा कि अपने ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल साबित करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अपने साइड वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी कि अगर हम अपने ट्रायंगल में यह साबित कर दें कि ट्रायंगल के ये तीनों साइड्स इक्वल लेंथ के हैं सर, तो तुरंत हम अपने ट्रायंगल को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल साबित कर देंगे। तो कैसे साबित करना है यह भी यहां पे क्लियर हो चुका है। यानी कि अल्टीमेटली अब मुझे यह समझ में आ रहा है सर कि मुझे अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स AB, BC और AC का लेंथ निकालना पड़ेगा और लेंथ निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का सहारा लेना पड़ेगा।
तो सवाल ने डायरेक्टली कहीं पे भी आपको नहीं बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है सवाल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन सवाल को यहां पे समझने के बाद हमें इनडायरेक्ट तरीके से क्लियर हो रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। तो फटाफट तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला अपने ट्रिक से अप्लाई करते हैं और ए बी, बी सी और ए सी की लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ निकालना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए बी की लेंथ निकाल लेते हैं सर। ए बी बराबर डायरेक्टली ट्रिक लगाऊंगा, ध्यान देना सर, दिमाग में सॉल्व करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दिमाग में ही सॉल्व करो सर। तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या हो जाएगा सर? मान लो मैं इस तरीके से लिखता हूं तो ए माइनस माइनस ए, तो a माइनस माइनस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 4a स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो जाएगा सर अगेन a माइनस माइनस ए यानी कि a प्लस ए यानी कि 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट हो जाएगा इतना यूनिट्स, यानी कि सॉल्व करेंगे सर तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 8a स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम चीजों को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें सर तो 8 लिखा जाएगा 2√2। ध्यान देना सर, 8 के बदले मैं लिख सकता हूं 2√2 और a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा यानी कि कुल मिला के 2√2a यूनिट्स। ये हमने किसकी लेंथ निकाल ली सर? ए बी की लेंथ निकाल ली है। यहां पे भी यूनिट्स लिख लेना, ठीक है सर, जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा था। क्लियर हो गया? अब निकालते हैं बीसी के लेंथ सर। तो बीसी के लेंथ अगेन ट्रिक से फटाफट तरीके से निकालिए। तो बीसी की लेंथ क्या हो जाएगी सर? तो बीसी की लेंथ यहां पे हो जाएगी, दिमाग में ही सॉल्व करते हैं सर, माइनस ए माइनस ऑफ माइनस √3a, कोई मिला के हो जाएगा सर माइनस ए प्लस √3a, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इसका स्क्वायर प्लस इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा माइनस ए और उसके बाद माइनस √3a, तो ये हो जाएगा सर माइनस ए माइनस √3a। तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इसका स्क्वायर, इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं सर, ध्यान देना। तो अगर इसको हम यहां पे सॉल्व करें सर तो यहां से भी a बाहर आ जाएगा, यहां से भी a बाहर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना सर। तो अगर यहां से a को बाहर कर ले, स्क्वायर कर लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अगेन यहां से भी जब a को बाहर करेंगे स्क्वायर कर लेंगे a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर वाला टर्म दोनों के पास आ गया सर, तो दोनों के पास a स्क्वायर वाला टर्म है तो ओवरऑल a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ओवरऑल a स्क्वायर कॉमन हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी कि अगर a स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे सर तो एक a बाहर आ जाएगा। दिमाग में ही सॉल्व किया। तो अब जो जो बचा है लिख लीजिए सर। तो यहां पे क्या बचा? तो यहां बचा सर -1 प्लस √3 इसका स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा है सर? यहां पे बचा है प्लस साइन के साथ -1 माइनस √3 इसका स्क्वायर। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अगेन देखो यहां पे दिमाग लगाते हैं सर, ओवरऑल अगर माइनस साइन को कॉमन निकाल लें तो माइनस साइन कॉमन होगा तो ये बचेगा। अब माइनस साइन बाहर आ चुका है, अब माइनस साइन बाहर है, जब स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाएगा, अल्टीमेटली यही निकल के आ जाएगा। तो दिमाग में ये जो चीजें करता हूं ना, ये धीरे धीरे आपको भी आना चाहिए प्रैक्टिस से सर। हर स्टेप एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती। इतना सभी को क्लियर हुआ? अब इतना यहां पे क्लियर है तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं a। अब अच्छे से थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूं सर, तो ये हो जाएगा √3 -1 का स्क्वायर और प्लस यहां पे इसको लिख सकता हूं सर √3 + 1 का स्क्वायर। अब देखो आप यहां पे दिमाग लगा सकते हो क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है सर। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab। तो +2ab -2ab खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला टर्म 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं a स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ये निकल के आ रहा है सर। तो यहां पे अब अगर सॉल्व किया जाए सर तो ध्यान देना, ये बन जाएगा 4 के बदले 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2a अंदर बचा है √2, यानी कि इसी को सही तरीके से मैं 2√2a यूनिट्स बोल सकता हूं सर। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो अगेन दिख रहा है सर, यही सेम साइड लेंथ निकल के आ रही है।
अब देखो सॉल्व करने के दौरान जो बीच बीच में आपको यहां ट्रिक्स बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखो, क्योंकि ये ट्रिक्स आप भी अपने सॉल्यूशन के अंदर आदत की तरह डालो, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी किसी कंपटीशन में या आगे जाके मैथ्स में भी। क्लियर हो गया सर? नॉर्मल तरीके से तो सभी सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे जो बीच बीच में सिखा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना। क्लियर हो गया सर? तो ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब फाइनली मान लो यहां पे ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ए सी के लिए जगह बची नहीं है, यहां पे सीधे लेंथ लिख लेते हैं सर। तो ए बी बराबर बी सी अभी तक मुझे यहां पे दिख रहा है, और ये आ रहा है 2√2a यूनिट्स। ठीक है सर? अब फाइनली क्या निकाल लेते हैं? ए सी निकाल लेते हैं। तो ध्यान देना यहां पे ए सी की कहानी क्या हो जाएगा सर? यहां पे ए सी, तो ए सी बराबर, अगेन ट्रिक लगाइए सर, तो ट्रिक लगाएंगे, दिमाग में ही सॉल्व करेंगे। a माइनस माइनस √3a यानी कि a प्लस √3a, ये हो जाएगा सर यहां पे a प्लस √3a, ये हो गया x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस, इसका स्क्वायर। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा a माइनस √3a, क्या हो जाएगा सर? a माइनस √3a, y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम ओवर ऑल स्क्वायर रूट इतना यूनिट्स। सॉल्व करते हैं सर। अगेन देखो यहां ध्यान देना सर, यहां से a कॉमन, यहां से a कॉमन, स्क्वायर है तो यहां पे भी a स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे भी a स्क्वायर आ जाएगा, दोनों जगह a स्क्वायर का टर्म है। ओवरऑल a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ओवरऑल a स्क्वायर कॉमन हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर है, a स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो a बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या क्या बचा है सर? यहां पे बचा है 1 प्लस √3 इसका स्क्वायर, यहां पे क्या बचा है सर? 1 माइनस √3 इसका स्क्वायर। अगेन ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है। इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, सीधे अप्लाई करेंगे सर, हमें पता है। यहां पे एक्सपेंशन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे एक्सपेंशन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab वाला टर्म खत्म हो जाएगा सर, कैंसल आउट होके, यानी कि कुल मिला के a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला टर्म 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं सर, a स्क्वायर रूट के अंदर यहां पे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी कि 3। अगेन यहां से दिख रहा है सर 4 आएगा, 4 के बदले 2 बार आ जाएगा, तो 2a इंटू √2, जिसको सिंपली मैं 2√2a यूनिट्स बोल सकता हूं सर। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए, फटाफट नोट डाउन करो। ठीक है सर? अब देखो ये जो ए बी की लेंथ आई थी उसके सामने इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, जो बीसी की लेंथ हमने निकाली थी उसके सामने कुछ इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे, और इसके सामने इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। ठीक है सर? इतना लिखने के बाद फाइनली यहां पे हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 वी ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व करें? तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं सर कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो यहां पे अब हम बोलेंगे कि सिंस ऑल द साइड्स ऑफ आवर ट्रायंगल आर इक्वल, देयरफॉर आवर ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। साबित कर दिया सर। फटाफट यहां पे नोट डाउन कर लो, इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया सर? तो सवाल का आधा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अपने ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल साबित कर दिया। अब निकालना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। तो अगेन ध्यान से सुनना सर, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आप अपने ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले एक कॉमन तरीका, अगर आपको एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं सर, तो हम एक डायरेक्टली एरिया फॉर्मूला जानते हैं, उसको अप्लाई करके दुनिया के किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और इस एरिया फॉर्मूले को हम आगे जाके लास्ट में अपने चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे सर। क्लियर हो गया? या दूसरा तरीका इस पर्टिकुलर सवाल के लिए क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए साइड की वैल्यू पे डिपेंड करने वाला डायरेक्टली एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं सर? तो हम जानते हैं सर, स्पेशली फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया बराबर क्या होता है सर? तो डायरेक्टली फॉर्मूला कहता है √3/4a², जहां पे a आपके ट्रायंगल की साइड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ ये निकल के आ रही थी, पुट कर दीजिए सर, तो यहां पे हो जाएगा √3/4 इंटू साइड लेंथ है सर 2√2a इसका स्क्वायर। अब देखो यहां पे कुछ छोटी छोटी गलतियां क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना।
अब आपको फॉर्मूला इसी तरीके से याद है, आप ये वाला स्टेप लिखोगे, उसके नीचे ये लिख दोगे। तो ये आपने क्या कर दी, यहां पे लिखने में गलती की है। देखो, आपने फॉर्मूले में साइड लेंथ को ए के साथ याद रखा है, और आपको यहां पे दिख रहा है सर जो कहानी आ रही है वो ए के टर्म में आ रही है। अब चूंकि ये जो ए है सर, आप दो चीजों के लिए दिमाग में रख रहे हो, तो आपको सवाल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चूंकि आगे जाके ए आने वाला है आपके सॉल्यूशन में, तो यहां फॉर्मूला में इसको ए मत बोलिए, आप क्या बोल दीजिए, यहां इनटू साइड का स्क्वायर बोल दीजिए। ये बोलना ज्यादा सही है, क्योंकि एक बार आप यहां पे ए स्क्वायर लिख रहे हो, फिर नीचे ए स्क्वायर का टर्म अलग तरीके से आ रहा है, तो आप खुद ही अपने आंसर को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो सर। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। कई बार ऐसा हमारे साथ होता है सर कि किसी फॉर्मूले को एक सर्टेन वेरिएबल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, और सवाल जो होता है उस सर्टेन वेरिएबल को किसी दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर देता है। तो अगर आप अपने फॉर्मूले को उसी वेरिएबल के साथ लिखोगे और उसके बाद डेटा जो पुटिंग करोगे उसमें भी वो वेरिएबल आ जाएगा, तो एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है कि भैया आपने तो दो अलग अलग फॉर्मूले बना दिए ना, तुमने क्या किया सर, समझना, पहली बार आपने ये लिख दिया, दूसरी बार आपने ये लिख दिया, तो आपने एरिया बोल के दो अलग अलग फॉर्मूले एक के टर्म में बना दिए ना, तो ये तो ब्लंडर हो गया ना सर, ये तो गलती हो गई ना। तो ऐसी छोटी छोटी गलती एग्जाम में नहीं करनी है। अगर आपको दिख रहा है कि किसी फॉर्मूले का वेरिएबल ऑलरेडी सवाल दूसरे चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो आप अपने फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दो, इस बात को याद रखना। इसी वजह से हमने अपने फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख दिया, ऐसे लिखना ज्यादा सही है। अगेन एक और छोटा सा ब्लंडर, सर एरिया बोल रहे हैं, इसकी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। एरिया की यूनिट क्या होती है सर, तो कहोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस टाइप की होती है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चूंकि यहां पे एग्जैक्टली सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ पता तो है नहीं सर, तो हम कैसे लिख के चलेंगे, हम स्क्वायर यूनिट्स बोलते हुए चलेंगे। कैसे बोलेंगे सर, स्क्वायर यूनिट्स। तो इतना स्क्वायर यूनिट्स, इतना स्क्वायर यूनिट्स, इसको सॉल्व करते हैं सर, तो √3/4 इंटू यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो सर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, और इंटू ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, 4 2 8, यानी कि सर 2√3a स्क्वायर। इतना स्क्वायर यूनिट्स, इतना स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। इसको भी लिख लेते हैं सर, एरिया कितना आ रहा है, तो एरिया ट्रायंगल का आ रहा है यहां पे 2√3a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए। फटाफट यहां पे कहानी को नोट डाउन करो। तो कहानी सभी को समझ में आई, कहानी सभी को क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए। तो इसी के साथ सब्जेक्टिव अप्रोच होता है कंप्लीट। तो सब्जेक्टिव अप्रोच में अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यही सेम सवाल हमसे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। अब अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा जाएगा तो कहानी क्या रहेगी उसको समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे स्क्रीन चेंज कर लेते हैं। अब अपने एमसीक्यूज की कहानी देख लेते हैं सर, और ये रहा हमारा सबसे पहला एमसीक्यू। सवाल को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है सवाल। सवाल बोल रहा है कि द पॉइंट्स a, a, -a, -a एंड -√3a, √3a फॉर्म व्हाट। चार ऑप्शंस आपको यहां पे गिवन है, तो सवाल के एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। सवाल ने हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और हमें यह पता करना है कि इन 3 पॉइंट्स की मदद से जो ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा वो ज्योमेट्रिकल फिगर इनमें से कौन से टाइप का ट्रायंगल होगा। क्या वो एक स्केलेन ट्रायंगल होगा, क्या वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्या वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्या वो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। तो अगर एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो यहां पे तुरंत आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि इसी सेम सवाल को हमने अभी अभी सब्जेक्टिव फॉर्मेट में सॉल्व किया है सर। इसका जवाब हम जानते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि इन 3 पॉइंट की मदद से जो ट्रायंगल आएगा वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इससे ज्यादा एक और इंटरेस्टिंग चीज इस सवाल में है। क्या है, बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनना। तो अभी अभी आपने इसी सवाल को सब्जेक्टिव में सॉल्व किया है, इसी वजह से आपने फट से यहां पे आंसर बता दिया। लेकिन एग्जाम में तो सीधे आपको एमसीक्यू मिलेगा। तो अगर एग्जाम में हमें सीधे ये सवाल एज एमसीक्यू मिलेगा ना, तो सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कैसे, समझना बात को। तो जब ये सवाल सब्जेक्टिव वे में हमसे पूछा गया था,
तो सवाल पढ़ने के बाद हमें यह क्लियर था कि सवाल ने हमें इनडायरेक्ट तरीके से यह बता दिया है ऑलरेडी कि इन 3 पॉइंट की मदद से आने वाला ज्योमेट्रिकल फिगर एक ट्रायंगल होगा। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बात को। जब यह सवाल सब्जेक्टिव में आया था सर, तो वहां पे सवाल के लैंग्वेज से इनडायरेक्टली हमें क्लियर था कि इन 3 पॉइंट की मदद से जो ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा वो एक ट्रायंगल होगा सर। लेकिन यहां पे अगर आप सवाल के लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो यहां पे सवाल के लैंग्वेज में कहीं पे भी हमें नहीं बताया गया है कि इन 3 पॉइंट की मदद से एक ट्रायंगल आएगा। तो अगर यह सवाल एमसीक्यू में आता है तो बहुत सारे बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज रहेंगे कि इन 3 पॉइंट की मदद से ट्रायंगल आएगा कि ट्रायंगल नहीं आएगा। अब देखो, ऐसे बच्चों को कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं थी, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते आपको तुरंत समझ में आ जाता कि जी हां, इन 3 पॉइंट की मदद से ट्रायंगल ही आएगा। कैसे दिमाग लगाते? ऑप्शंस को देखिए। तो अगर हम यहां पे अपने सवाल के 4 ऑप्शंस को देखें तो चारों ऑप्शंस में ट्रायंगल पे ही तो चर्चा हो रही है सर। तो कॉमन सेंस से क्लियर है कि इन 3 पॉइंट की मदद से ट्रायंगल ही आने वाला है सर। इस तरीके से आप अपने इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते थे। इतना सभी को समझ में आना चाहिए। अब अगेन यहां पे सर, जब यह सवाल हमसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो कैसे डिसाइड करेंगे सर कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से सुनना। तो यहां ऑप्शंस में जो जो ट्रायंगल दिए हैं, अगर उनकी डेफिनेशंस को याद करें सर, तो स्केलेन ट्रायंगल किस टाइप के ट्रायंगल को कहते हैं? तो एक ऐसा ट्रायंगल जिनके तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ के होते हैं, उसी को हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल किस टाइप के ट्रायंगल को कहते हैं? तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 3 में से कोई 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं सर? तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहां पे अपने इन ऑप्शंस में जो ट्रायंगल्स हैं सर, उनको जज करने पे मुझे पता लग रहा है इनके डेफिनेशन से कि इन ट्रायंगल्स की डेफिनेशन साइड लेंथ को इन्वॉल्व कर रही है। और साइड लेंथ की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होता है। तो क्या कंसेप्ट लगाना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल को सॉल्व करने के लिए, यह भी हमें ऑप्शन से ही रियलाइज हो रहा है। क्योंकि 4 ऑप्शन में से ये जो 3 ऑप्शन है, ये अल्टीमेटली साइड लेंथ की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं, और साइड लेंथ निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी डाउट्स यहां पे आपके दिमाग में आएंगे उसको मैं क्लियर करता जा रहा हूं। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब चौथे ऑप्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा, वो कहेंगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला से ये कैसे साबित करेंगे कि हमारा ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा? क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है कि अगर हमारे ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल में से कोई भी एक इंटीरियर एंगल और एग्जैक्टली एक इंटीरियर एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, उसी टाइप के ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और आप ही ने सिखाया है सर कि 10th लेवल पे अगर बात की जाए तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेयरली कोई ऐसा कंसेप्ट पढ़ना है जो कि हमें एंगल तक ले जाए। तो आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन सा कंसेप्ट लगाएं सर कि हम ये पता कर पाए कि कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है या फिर नहीं है? तो देखो कैसे दिमाग लगाएंगे। यहां पे आपको रफ में एक अलग कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता। आप पहले डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके अपने ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ निकालते। अब याद करिए, मैंने आपको एक कोसाइन फॉर्मूला पढ़ाया था। तो कोसाइन फॉर्मूला लगा के आप अपने ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बारे में पता कर सकते हैं सर। तो मैंने आपको यहां पे रास्ता बता दिया, लेकिन इस रास्ते की आपको बोर्ड एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि 10th लेवल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऐसा पढ़ना ही नहीं है जो कि एंगल की ओर आपको ले जाए। तो इस टाइप का जो ऑप्शन है वो सही जवाब बन जाए, इसके चांसेस ऑलरेडी बहुत कम रहेंगे सर। तो इस सवाल की पूरी एक्सप्लेनेशन क्लियर हुई क्या? सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ यहां पे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, उससे पहले आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहां पे दिख भी रहा है सर, चलो आंसर देने वाले आंसर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमारा करेक्ट आंसर क्या आ रहा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा था। अब देखो एमसीक्यू नंबर 2 की कहानी क्या है, ये रहा हमारा एमसीक्यू नंबर 2। फटाफट तरीके से सवाल को पढ़िए। क्या कह रहा है सवाल सर?
सवाल बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म बाय द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस इज व्हाट। तो अगेन यहां पे क्लियर हो रहा है सर कि इन 3 पॉइंट की मदद से जो फिगर आ रहा है वो फिगर एक ट्रायंगल है, उसमें भी क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑलरेडी हम सब्जेक्टिव फॉर्मेट में एरिया निकाल चुके थे। कितना एरिया आ रहा था सर, 2√3a²। ये आपको कहां ऑप्शंस में दिख रहा है सर, यहां पे दिख रहा है 2√3a² स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फटाफट नोट डाउन करिए। थर्ड एमसीक्यू पे चलते हैं। थर्ड एमसीक्यू की कहानी देख लेते हैं सर। ये रहा थर्ड एमसीक्यू। फटाफट यहां पे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द फिगर फॉर्म बाय द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस इज व्हाट। अब यहां पे सवाल आपसे पूछ रहा है कि इन 3 पॉइंट की मदद से जो फिगर आएगा उस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा। तो हमें यह क्लियर है सर कि इन 3 पॉइंट की मदद से आने वाला फिगर एक ट्रायंगल होगा। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे सर, ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। अब चूंकि यहां पे ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहां पे सिंपली क्या कर देते हैं, किसी एक साइड लेंथ को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, पेरीमीटर आ जाएगा। साइड लेंथ कितनी थी सर, साइड लेंथ थी 2√2a यूनिट्स। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर आ रहा है 3 × 6√2a। इतना यूनिट्स हमारे ट्रायंगल का पेरीमीटर आ रहा है। ऑप्शन चेक करिए सर, 6√2a आपको कहां दिख रहा है, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। फटाफट नोट डाउन करिए सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। अगेन कहानी को यहां पे ध्यान से सुनिएगा। सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है कि द साइड लेंथ ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट दिस दिस एंड दिस इज। तो यहां पे सवाल आपसे पूछ रहा है कि इन 3 पॉइंट्स की मदद से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का साइड लेंथ क्या होगा। तो हमने ऑलरेडी पता कर लिया है कि इन 3 पॉइंट की मदद से जो ट्रायंगल आ रहा है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं। साइड लेंथ भी पता कर चुके हैं सर, क्या आ रही है, 2√2a यूनिट्स आ रही है सर, यानी कि करेक्ट आंसर यहां पे बोल दोगे ऑप्शन नंबर ए। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लो सर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 की कहानी देखते हैं। सवाल पढ़िए फटाफट। सवाल कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द मीडियन फ्रॉम पॉइंट दिस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिस 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 इज व्हाट। अब समझना यहां पे सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपको कह रहा है कि इन 3 पॉइंट की मदद से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल में इस वाले वर्टेक्स से निकलने वाली मीडियन की इक्वेशन बताइए। सवाल में फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। सवाल यहां पे बोल रहा है कि इन 3 पॉइंट की मदद से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल में इस वाले वर्टेक्स से निकलने वाली मीडियन की इक्वेशन बताइए क्या होगी सर। एक मजेदार सवाल। तो यहां पे सवाल की एनालिसिस के लिए पहले डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं, जैसा जैसा सवाल बोल रहा है वो कर लेते हैं सर। तो पहले रैंडम तरीके से अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिया सर। अब रैंडम तरीके से अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस को यहां पे गिवन डेटा के हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं। तो बिल्कुल रैंडमली इसको a, बोल दिया, अगेन इसको -a, बोल दिया, और इसको -√3a, यहां पे √3a बोल दिया सर। ट्रायंगल का नाम रैंडम तरीके से ट्रायंगल ABC बोल देते हैं। अब समझिएगा बात को। तो कौन से मीडियन की इक्वेशन आपसे पूछी जा रही है सर, तो इस वाले वर्टेक्स से निकलने वाले मीडियन की, यानी कि फिगर के हिसाब से इस मीडियन की इक्वेशन हमसे पूछी जा रही है, क्या होगी। तो ये सवाल समझने में किसी कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब सॉल्यूशन पे दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। क्या करना है सर मुझे, तो मुझे अपने इस लाल वाले मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। अब आप तुरंत कहोगे कि सर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मीडियन की इक्वेशन निकालना तो सिखाया ही नहीं है, कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। आप ये भी कहोगे सर अगर इक्वेशन निकालने की बात है तो आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना सिखाया है, लेकिन हमसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन नहीं पूछी जा रही है सर, हमसे तो मीडियन की इक्वेशन पूछी जा रही है, जो कि आपने निकालना नहीं सिखाया है। कैसे निकालेंगे सर, कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही आपने इतना सोचा तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि अरे यार ये ट्रायंगल तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
और इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए सर ने पढ़ाया था कि गंगाधरी शक्तिमान है। हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई मीडियन की बात करे, कोई ऑल्टीट्यूड की बात करे, कोई एंगल बाइसेक्टर की बात करे, कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करे, सबका एक ही मतलब होता है सर। तो अगर ऐसा है, अब तुरंत मेरा दिमाग चल रहा है कि हम जो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे वही तो मीडियन की भी इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सारी की सारी चीजें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेम ही होती है। बस यही दिमाग आपको यहां पे लगा देना था। तो फटाफट तरीके से इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हुए अपने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि यही हमारे मीडियन की भी इक्वेशन हो जाएगी सर। तो समझिएगा सर, ये किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा? तुरंत कह दोगे सर, ये इस वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा सर। तो यहां पे किसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना जानते हैं, क्या करते हैं सर? तो इसके लिए अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर बिल्कुल रैंडम तरीके से किसी पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लेते हैं। अब हम ये रूल जानते हैं सर कि किसी भी लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाला हर एक पॉइंट ओरिजिनल लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है। बस इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वेशन हमारे पास निकल के आ जाती है सर। तो यहां पे अब दिमाग लगाना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपने कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो फिगर के हिसाब से यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए क्या देंगे सर? PA बराबर PB। अब फटाफट तरीके से अपना ट्रिक लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला वाला, और PA और PB की लेंथ निकाल लेते हैं। सबसे पहले PA की लेंथ की बात कर लेते हैं, दिमाग में ही सॉल्व करेंगे सर। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा x माइनस a, यानी कि सर x माइनस a का स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। इसी फॉर्मेट के हिसाब से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा y माइनस a, तो y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम और ओवरऑल स्क्वायर रूट बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा? PB की बात करते हैं सर। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा x माइनस माइनस से, दिमाग में ही सॉल्व करिए सर, x माइनस माइनस से यानी कि x प्लस a, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया x प्लस a, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा y माइनस माइनस से यानी कि y प्लस a, यानी कि y प्लस a का स्क्वायर हो गया आपके y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, इनका सम और ओवरऑल स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करना जानते हैं सर। स्क्वायर रूट पहले हमें हटाना पड़ेगा, इसके लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब यहां पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इस सिचुएशन से आगे सॉल्व करने के मैंने आपको 2 रास्ते सिखाए हैं। रास्ता नंबर 1 ये हो सकता है, हर एक ब्रैकेट को फॉर्मूले के हिसाब से खोल दो, चीजों को सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर दो। या इससे ज्यादा आसान एक रास्ता नंबर 2 है कि x वाले टर्म्स को एक साइड कर लो, y वाले टर्म्स को एक साइड कर लो, सीधे फॉर्मूला लगाओ, ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा। तो हम आसान वाला मेथड यहां पे अप्लाई करेंगे, टाइम बचाएंगे सर एग्जाम में। तो x वाले टर्म को इधर बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा माइनस साइन के साथ, हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर राइट साइड में पहले से है y प्लस a का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म उस तरफ जाएगा माइनस साइन के साथ, हो जाएगा y माइनस a का होल स्क्वायर सर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिमाग में ही सॉल्व करिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा सर? तो a प्लस बी यहां से हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा सर? a प्लस बी करोगे तो 2x बचेगा, इंटू a माइनस बी करोगे क्या बचेगा सर? ध्यान देना, a माइनस बी करेंगे सर तो x माइनस a माइनस x माइनस a, कुल मिला के दिख रहा है x x खत्म हो जाएगा, माइनस 2a बचेगा सर। ठीक है, तो दिमाग में अब सॉल्व करने की आदत डालिए, एमसीक्यू में बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको। आगे राइट साइड में चलते हैं सर, अगेन फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले a प्लस बी वाला टर्म क्या हो जाएगा सर? तो सिर्फ 2i बचेगा, इंटू a माइनस बी वाला टर्म क्या हो जाएगा सर? तो a माइनस बी करिए दिमाग में, y वाला टर्म खत्म हो जाएगा, a प्लस a यानी कि 2a हो जाएगा सर। इतना समझने में कोई दिक्कत किसी को क्या नहीं होनी चाहिए। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 और ये 2 इस 2 और इस 2 से खत्म हो गया सर। यहां से ये a और यहां से ये a खत्म हो गया, क्या बचा है सर? तो यहां पे माइनस साइन के साथ x बराबर राइट साइड में y, x वाले टर्म को उस तरफ भेज देंगे सर, तो ये हो जाएगा 0 बराबर x प्लस वाई।
कुल मिला के मीडियन की इक्वेशन या फिर कह लो ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन या फिर कह लो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन या फिर कह लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या निकल के आ रही है सर? तो ये आ रही है x प्लस वाई बराबर 0। तो ऑप्शन चेक करिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट यहां पे कहानी को नोट डाउन करिए। ठीक है सर, इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे समझना बात को। तो हमने अपने इस वाले मीडियन की इक्वेशन निकाल ली है, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, हो सकता है आगे जरूरत पड़ जाए सर। तो इसकी इक्वेशन आ रही है x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है सर, इसको लिख के रख लिया। अब चलते हैं यहां पे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल की कहानी देख लेते हैं क्या है सर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। फटाफट तरीके से सवाल को पढ़िए। क्या कह रहा है सवाल सर? सवाल बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड from minus a comma minus a of the triangle formed by the point this and this is what? 4 ऑप्शंस आपको यहां पे गिवन है। अब इसी सेम सिचुएशन वाले ट्रायंगल के लिए आपसे ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन पूछी जा रही है सर। कहां से ऑल्टीट्यूड की? कौन से ऑल्टीट्यूड की सर? तो इस वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स से निकलने वाले ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन पूछी जा रही है। तो माइनस ए कॉमा माइनस ए फिगर के हिसाब से ये रहा सर। तो इस वाले ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन हमसे पूछी जा रही है, क्या होगी? अगेन कैसे दिमाग लगाना है पता, में पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में गंगाधरी शक्तिमान है। तो कोई मीडियन बोले, ऑल्टीट्यूड बोले, एंगल बाइसेक्टर बोले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले, सबका मतलब एक ही है सर। और हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना जानते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी वही ऑल्टीट्यूड की भी हो जाएगी सर। तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अज्यूम करते हुए सर यहां पे कैसे इक्वेशन निकालेंगे? तो जो प्रोसीजर जानते हैं सर, अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर रैंडम तरीके से किसी पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लेते हैं। अब जो प्रॉपर्टी जानते हैं उस प्रॉपर्टी को फटाफट तरीके से यहां पे अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करेंगे सर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो ये हो जाएगा QA बराबर यहां पे QC। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए सर फटाफट। तो QA क्या हो जाएगा सर? तो QA सबसे पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा x माइनस ए, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा सर y माइनस ए, इनका स्क्वायर, इनका सम, ओवरऑल स्क्वायर रूट बराबर राइट साइड में QC। इसी तरीके से क्या हो जाएगा सर? तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा x माइनस माइनस रूट 3a, यानी कि x प्लस रूट 3a, इसका स्क्वायर x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा y माइनस रूट 3a, इसका स्क्वायर ओवर ऑल इसका स्क्वायर रूट। सॉल्व करते हैं सर। सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायर रूट यहां से खत्म, यहां से खत्म। अब अगेन सर x वाले टर्म को एक तरफ बुला लेते हैं, y वाले को एक तरफ रखते हैं। तो यहां नीचे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना सर, इस तरफ से सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा जाएगा। इस x वाले टर्म को इस तरफ बुला लेंगे तो यहां पे पहले से है x माइनस ए का स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा माइनस साइन के साथ, ये बन जाएगा x प्लस रूट 3a का स्क्वायर बराबर राइट साइड में पहले से y वाला टर्म है y माइनस रूट 3a का स्क्वायर, और इस y वाले टर्म को उस तरफ भेज देंगे, माइनस साइन के साथ हो जाएगा y माइनस a का स्क्वायर। क्लियर हो गया सर? अपना एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगा के यहां पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी वाला टर्म क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x। इसके बाद क्या हो जाएगा? देखो a प्लस बी करोगे सर तो यहां पे हो जाएगा माइनस a प्लस रूट 3a। ध्यान से, बहुत ध्यान से सर, इसका कितना हो गया सर? ये आपका टर्म क्या आ गया है? a प्लस बी वाला। अब इसी तरीके से a माइनस बी वाला टर्म क्या हो जाएगा सर? तो x और x खत्म हो जाएगा, a माइनस बी है, यानी कि सर ये हो जाएगा माइनस a माइनस रूट 3a। तो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर राइट साइड में देखिए सर, अगेन a प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 2i माइनस रूट 3a माइनस a प्लस बी वाला टर्म हो गया। a माइनस बी वाला टर्म क्या हो जाएगा? y और y खत्म हो जाएंगे सर। तो यहां से देखो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, कुल मिला के a माइनस रूट 3a। तो दिमाग में ये चीजें सॉल्व करना बहुत जरूरी है और ये प्रैक्टिस के साथ ही आ सकता है। तो हर बार जो बात बोलता हूं उसको ध्यान से सुनो और अप्लाई किया करो। मैथ्स मेरे से कितने भी अच्छे से समझ लो, कितने भी अच्छे से पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस कम करोगे तो या तो सवाल गलत बना के आ जाओगे या तो अलॉटेड टाइम में सारे सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस हमेशा करते रहे मैथमेटिक्स में सर। क्लियर है कहानी? आगे देखते हैं। तो यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है सर?
तो ये यहां पे आ रहा है 2x, यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज कर लें अच्छे से, तो प्लस रूट 3a माइनस ए, यहां पे थोड़ा अच्छा रीअरेंजमेंट कर ले सर, तो माइनस साइन ओवर ऑल में कॉमन निकाल लेता हूं। इसके अलावा सर मैं एक a को भी कॉमन निकाल सकता हूं, आपको दिख रहा होगा क्या बचेगा सर, तो माइनस और a कॉमन हो गया, यहां पे बचा 1 प्लस रूट 3। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। बराबर राइट साइड में क्या हो जा रहा है सर, तो 2i माइनस रूट 3a माइनस a ब्रैकेट क्लोज। इस साइड में क्या बचा है सर, तो यहां पर अगेन a को कॉमन निकाल सकते हैं, 1 माइनस रूट 3 यहां पे बचा है सर। तो क्या दिख रहा है, यहां पे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सर, a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो, और मान लो इस माइनस को मैं उसको दे देता हूं, उसको दे दूंगा सर, उसको दे दूंगा तो ये बन जाएगा रूट 3 माइनस 1। ये क्या बन गया सर, रूट 3 माइनस 1। तो इस माइनस को भी हमने यहां से एडजस्ट कर दिया। क्लियर हो गया, पहले इतना नोट डाउन करो। अब आगे आते हैं सर, यहां पे समझना बात को, बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया है, ध्यान से सॉल्व नहीं करेंगे तुरंत गलती हो जाएगी सर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सॉल्व करते हैं। अब यहां आगे का सोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। अब यहां से आगे बढ़ने के ना दो रास्ते हो सकते हैं। जो पहला रास्ता बताऊंगा वो 95% स्टूडेंट सोचेंगे, जो दूसरा रास्ता बताऊंगा उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ 5% स्टूडेंट सोचेंगे, और दूसरा वाला रास्ता आपको समझ में आएगा, रियलाइज होगा, ज्यादा बेहतर रास्ता है। पहला रास्ता क्या होगा सर, पहला रास्ता आगे बढ़ने का यह होगा कि आप इसको प्रॉपर तरीके से इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्सप्रेशन आएगा बराबर, इधर भी इसको प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, एक एक्सप्रेशन आएगा। दोनों एक्सप्रेशन में देखोगे क्या क्या काटा पीटी मच रही है, उस हिसाब से चीजों को सिंप्लीफाई करोगे, इक्वेशन आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। अब दूसरा रास्ता यहां पे देखो, क्या दिमाग लगाता हूं। अगर मैं यहां पे इनको देखूं तो यहां पे रूट 3 माइनस 1, और ये कुल मिला के क्या, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, रूट 3 प्लस 1। तो मैं यहां पे दिमाग लगा रहा हूं सर कि रूट 3 प्लस 1 को अगर रूट 3 माइनस 1 दे दिया जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने के बाद ये एक सिंपल से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं। अब ये जो चीजें आपको बता रहा हूं ना, कोई टीचर बताएगा नहीं, ये प्रैक्टिस के साथ खुद में आपको आना चाहिए। तो ये मुझे यहां पे रियलाइज हो रहा है, तो इसी दिमाग को यहां पे लगाते हुए अपने टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं दोनों साइड सर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, दोनों साइड रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इससे फायदा क्या होगा समझना, तो इधर अगर रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं सर तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करूंगा सर तो रूट 3 माइनस 1 पहले से है, रूट 3 प्लस 1 यहां पे आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, यानी कि a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2 बन गया सर। यानी कि यहां पे ये वाली पूरी चीज क्या बन गई, इंटू 2 में चेंज हो गई। तो क्या समझ में आ रहा है, अब आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो कम टाइम लेगा सर। अगेन इसको यहीं पे खोल लो सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो गया 2ab हो गया सर। क्लियर हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा सर, और यहां से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। यानी कि इसी पूरी चीज को अब मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूं, इंटू 2 इंटू 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज। तो इस 2 से ये वाला 2 अब कैंसल आउट हो गया सर। अब आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है ना ये रिलेटिवली इजी हो चुकी है सर। अब यहां पे कहानी में आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे अब इस तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x हो गया सर। इसके बाद यहां पे प्लस 2 रूट 3a हो गया सर। इसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा। रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से तो ये हो जाएगा यहां पे प्लस 2 रूट 3x। इसके बाद हो जाएगा सर यहां पे प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3 यानी कि 3a। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहां पे रूट 3a। इधर वाले पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब राइट साइड की बारी सर, राइट साइड में सिंपली यही डायरेक्टली लिख जाएंगे सर, क्योंकि और कुछ तो बचा है नहीं। 2i माइनस रूट 3a माइनस a, इतना पहले फटाफट तरीके से नोट डाउन करो सर, बहुत ध्यान से सिंप्लीफिकेशन करना है। अब यहां पे कुछ कटता वटता हुआ दिख रहा है क्या, ध्यान दीजिए और ऑब्जर्व करिए। तो यहां पे अब चीजों को सेट करना स्टार्ट करते हैं सर। देखो
सबसे पहले क्या करता हूं, x वाले सारे टर्म्स को एक साथ कर लेता हूं। तो ये रहा x वाला टर्म, इसके अलावा ये रहा x वाला टर्म, और कोई है सर, और कोई x वाला टर्म यहां पे अवेलेबल नहीं है। तो इनको एक साथ कर ले सर, तो यहां से मुझे दिख रहा है कि 2 कॉमन निकाला जा सकता है। 2 को कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद यहां पे बचेगा 2 और यहां पे बचेगा प्लस √3, इतना इंटू x हो गया सर। ठीक है, x वाले टर्म को सेट कर लिया। अब इसके बाद y वाले टर्म को सेट करते हैं सर। तो y वाले टर्म को ऑब्जर्व करें तो ये रहा y वाला टर्म, तो y वाले टर्म को इस तरह बुला लेंगे सर, तो ये हो जाएगा यहां पे -2y। ठीक है सर, अब सारे कांस्टेंट टर्म्स को सेट करिए। तो कांस्टेंट टर्म को यहां पे सेट किया जाए सर, सबको राइट साइड में भेज दो। तो पहले से है -√3a माइनस a, इधर से अगर मैं इस वाले टर्म को उस तरह भेजूंगा तो -2√3a हो जाएगा सर। यहां से इसको इस तरह भेजूंगा तो ये +2a हो जाएगा, यहां से इसको इस तरह भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -3a हो जाएगा, इसको भेजूंगा तो +√3a हो जाएगा। चेक कर लो एक बार सर। तो यहां पे ये पहले से है, ये जाएगा तो -2√3a, ये जाएगा तो +2a, यहां पे ये जाएगा तो -3a, ये जाएगा तो +√3a। इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिख लेते हैं सर, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, +√3a हो जाएगा। ठीक है सर, अब सिंप्लीफाई करो। राइट साइड में क्या आ रहा है सर, पहले रूट वाले टर्म को देखो, तो ये इससे खत्म हो गया सर। क्या बचा है यहां पे, तो देखो ये यहां पे ये इससे खत्म हो चुका है। इसके अलावा यहां पे अगर ऑब्जर्व करें सर, तो -3a + 2a कितना हो गया, -a हो गया, -a कितना हो गया सर, -2a हो गया। a वाला सारा टर्म हमने लिख लिया। अब यहां पे रूट वाले टर्म में क्या बचा है सर, यहां पे ये बचा है -2√3a, बस ये यहां पे बचा है सर। क्लियर हो गया। तो यहां से मुझे दिख रहा है 2 को कॉमन निकाला जा सकता है। 2 को कॉमन निकालते ओवरऑल माइनस साइन के साथ ही कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकालेंगे इतना हो जाएगा। कुल मिला के a को भी बाहर कर लें सर, यहां पे अगर हम a को भी यहां पे बाहर कर लें तो यहां पे 1 बचेगा, यहां पे 1 + √3 × a हो जाएगा सर। तो इस 2 से इस 2 से इस 2 से यहां पे इतनी कहानी कट गई। मेरे पास यहां पे आ रहा है सर 2 + √3 × x, इसके बाद -y बराबर राइट साइड में कितना आ रहा है सर, राइट साइड में आ रहा है माइनस साइन के साथ 1 + √3 × a, ये निकल के आ रहा है सर। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए, पहले इतना नोट डाउन करो। अब देखो, तो इक्वेशन तो आ चुकी है सर हमारे ऑल्टीट्यूड की। तो यहां पे अगर आंसर मैच करें तो देखो क्या गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट से ध्यान से सुनना, जब आंसर मैच किया जाए सर, पहला नहीं मिल रहा है, दूसरा नहीं मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा है, कहेंगे नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। और हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, नन ऑफ दीज गलत आंसर है, इन्हीं तीनों में से एक होगा। कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहीं पे तो दिख रहा है सर अलग अलग यहां पे कहानी है इक्वेशंस की। अब देखो आपने दिमाग नहीं लगाया है, दिमाग लगाओ। यहां पे अगर आप अपने आए गए इक्वेशन को इन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, कांस्टेंट टर्म में आपको सिंपली a 2a -2a इस टाइप की चीज दिख रही है, जबकि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है उसमें -1 + √3 × a टाइप की चीज दिख रही है। अब तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए सर कि 1 + √3 को अगर 1 - √3 दे दिया जाए सर तो a² - b² लग जाएगा और इस टाइप की चीज आ जाएगी। तो ये रियलाइज होना चाहिए आप लोगों को सर। तो फटाफट तरीके से अपने कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करते हैं। तो इसे मैं क्या दे दूंगा, 1 - √3 दे दूंगा। अब एक इक्वेशन में कोई भी काम हम अकेला नहीं करते, जो करते हैं दोनों साइड के लिए करते हैं सर, सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। यानी कि सर 1 - √3 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहां पे सर 2 + √3 × 1 - √3 × x, इसके बाद -1 - √3 × y बराबर राइट साइड में क्या हो जाएगा सर, ध्यान देना, राइट साइड में माइनस साइन पहले से है, 1 + √3 × 1 - √3 × a हो जाएगा सर। क्लियर हो गया। सिंप्लीफाई करो,
यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर यहीं पे, तो ये हो गया 2, इसके बाद हो गया -2√3, इसके बाद हो गया +√3, इसके बाद प्लस माइनस -√3 का स्क्वायर यानी कि 3, यानी कि सर यहां से आ रहा है -1 और -√3, ये यहां से निकल के आ रहा है सर -1 -√3, यानी कि अगर मैं ओवरऑल माइनस को कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा 1 + √3 × x, यहां पे है -1 - √3 × y, और राइट साइड में हो जाएगा माइनस साइन के साथ a² - b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 - √3 का स्क्वायर 3, यानी कितना हो गया सर 1 - 3 -2, तो माइनस माइनस यहां पे कितना हो जाएगा +2a हो जाएगा सर, ये निकल के आ रहा है। अब यहां पे आंसर को मैच करिए, तो अब अगर आप यहां पे आंसर को मैच करेंगे तो आपको क्या रियलाइज हो रहा है, ध्यान से सुनना, आपको रियलाइज होगा सर अगर इस माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया जाए तो ये बचेगा, माइनस को उस तरफ भेज दीजिए तो ये यहां माइनस के साथ आ जाएगा, तो यहां से मेरा ऑप्शन नंबर बी मैच हो जा रहा है सर, ये क्लियरली हमें यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। ध्यान दो सर, यहां पे √3 + 1 × x + 1 - √3 × y बराबर -2a। तो यहां पे चूंकि इस सवाल को मैंने खुद से फ्रेम किया था तो डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब मैथ्स में आप सवालों को बनाओगे ना तो हायर क्लासेस में और कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे आपको ऐसे सवाल मिल सकते हैं जहां पे कॉम्प्लिकेटेड डेटा की हैंडलिंग होगी सर। तो कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी आता है ना तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप ही की पढ़ी हुई चीजें अप्लाई करोगे, थोड़ा आराम से ध्यान से सॉल्व करोगे सर, चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो फाइनली यहां से कह सकते हैं सर कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फटाफट नोट डाउन करो सर, यानी कि हमने अपने ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल ली है जो कि निकल के आ रही है 1 + √3, यहां जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं सर, इस चीज को मान लो यहां पे लिख लेते हैं, ये आ रहा है सर, यहां पे कितना आ रहा है √3 + 1 × x, √3 + 1 × x, इसके बाद आ रहा है प्लस साइन के साथ 1 - √3 × y बराबर यहां पे -2a। फटाफट इतनी कहानी नोट डाउन करिए सर, क्लियर है, कहानी सभी को समझ में आई, इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए सर। फटाफट इतनी कहानी को यहां पे नोट डाउन करिए। अब देखते हैं और भी कोई एमसीक्यू है क्या, चेक करके देखते हैं सर। तो जी हां, एक और एमसीक्यू की कहानी यहां पे है। अब यहां भी क्या पूछा जा रहा है सर, हमसे अपने इसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर पूछा जा रहा है सर। क्या पूछा जा रहा है, ऑर्थो सेंटर। अब चूंकि हम जानते हैं सर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में गंगाधरी शक्तिमान है, तो कोई आपसे सेंट्रॉइड पूछे, कोई आपसे ऑर्थो सेंटर पूछे, कोई आपसे सर्कम सेंटर पूछे, कोई आपसे इन सेंटर पूछे, सारे पॉइंट एक ही होते हैं सर। इस बात को याद रखना, कॉपी पे नोट डाउन कर लो सर। तो अगर सारे पॉइंट एक ही है तो खुद दिमाग लगा के बताइए कि क्या निकालना ज्यादा बेहतर रहेगा। तुरंत कहोगे सर सेंट्रॉइड निकालना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर अपने ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स मुझे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो सेंट्रॉइड निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है। कैसे निकालते हैं सर, तो सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो आपके ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 3 होता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है सेंट्रॉइड का सर, वो आपके ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 3 होता है। फट से सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं, क्योंकि जो सेंट्रॉइड आएगा सर वही सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर भी होगा, सर्कम सेंटर भी होगा, इन सेंटर भी होगा, सब कुछ वही होगा सर। इस चीज को याद रखना। तो यहां पे फटाफट तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट यहां पे लिख लो सर। तो एक है a, एक है -a और एक है -√3a, इनका सम सर और ओवरऑल डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट। यानी कि सॉल्व करोगे तो a + -a -√3a डिवाइडेड बाय 3, यहां से ये गया सर -√3a डिवाइडेड बाय 3, यानी कि √3 से नीचे काट दोगे सर तो -a/√3 हो जाएगा। ये आपके सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट आ गया -a/√3। इतने पे ही थोड़ा सा आंसर को मैच करिए, इतने पे ही आंसर को मैच करेंगे तो यही समझ में आ रहा है सर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो देखो एग्जाम में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क बहुत
आपको एमसीक्यू में करना है सर। जितना करोगे उतना टाइम बचाओगे और उतना ज्यादा टाइम आपको रिवीजन में मिलेगा, इस बात को हमेशा याद रखना। अब देखो एक ही कोऑर्डिनेट से आंसर मैच करके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप आगे बढ़ के चेक भी करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, चाहो तो चेक करके देखो। चेक करके देखते हैं सर। तो अगर y कोऑर्डिनेट देखे सेंट्रॉइड का, तो y कोऑर्डिनेट्स है a माइनस ए और √3a, इनका सम और ओवरऑल डिवाइडेड बाय 3, यानी कि सर a प्लस माइनस माइनस a प्लस √3a डिवाइडेड बाय 3, इससे ये गया सर। कुल मिला के आ जाएगा a बाई √3। क्या सेम चीज यहां लिखी नहीं है? बिल्कुल लिखी थी सर। तो इसके साथ मुझे रिकॉल हो रहा है सर कि इस सवाल की पूरी कहानी होती है खत्म। अब आपका होमवर्क रहेगा कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। आपको बताना है किन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है सर। तो ऑर्थो सेंटर सवाल पूछता, सरकम सेंटर पूछता, इन सेंटर पूछता, सेंट्रॉइड पूछता, सबका एक ही आंसर होगा सर। तो इस सवाल के साथ इस सवाल की कहानी होती है खत्म। तो मैं उम्मीद करूंगा जितना भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं किसी किस्म का डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कोई भी डाउट है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउट सभी को आता है। अगर चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो डाउट आना लाजमी है। मुद्दा यह है कि डाउट क्लियर होना चाहिए सर। तो अगर किसी पोजीशन पे डाउट है तो उस पॉइंट ऑफ लेक्चर को दोबारा से थोड़ा सा लेक्चर स्लो करके देखो, डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और मैग्नेट ब्रेन्स की सबसे बड़ी बात यह है सर कि मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देकर ललचाता है और बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस आपके साइड से एक चीज चाहिए और वो है आपका प्यार और सपोर्ट। तो अपना प्यार और सपोर्ट हम इस तरीके से बनाए रखें। इसी नोट पे लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।